अगर मैं कहूँ कि एक माँ का अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ प्यार या दो जिगरी दोस्तों की वो दोस्ती जहाँ वे एक दूसरे के लिए बिना सोचे अपनी जान दे सकते हैं, मतलब असल में ये कोई निस्वार्थ भावना नहीं है, बल्कि एक सीधा साधा व्यापार है, एक लेन देन है। अच्छा, ये सुनकर तो सच में। है ना? ये सुनते ही मन में एक तीव्र विरोध पैदा होता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हमने किसी बहुत ही पवित्र चीज पर कोई गंदा या स्वार्थी ठप्पा लगा दिया हो। हाँ बिल्कुल, ये बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि हमारे समाज में ना, हमारी कहानियों और फिल्मों में हमें यही तो सिखाया गया है कि सच्चा प्यार और सच्चे रिश्ते हमेशा बिना किसी शर्त के होते हैं। उनका व्यापार से कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। और ये जो असुविधा या विरोध मन में पैदा होता है वो पूरी तरह से जायज़ है। मतलब ट्रांजैक्शनल शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में किसी ठंडे कॉरपोरेट सौदे या स्वार्थ की तस्वीर उभर आती है। हाँ, एकदम बिजनेस वाली फीलिंग आती है। वही तो। लेकिन आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं ना, वो इस पूरे नैरेटिव को जड़ से हिला देता है। हम्म। हम दी अल्केमी ऑफ कॉन्शियस ट्रांजैक्शनैलिटी के एक बहुत ही गहरे हिस्से पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है बी कॉन्शियसली ट्रांजैक्शनल। ओके। और इस स्रोत का मूल तर्क ये है कि देखिए, हमारी ये जो आदर्शवादी सोच है ना, असल में यही हमारे रिश्तों के टूटने, उनमें पनपने वाली घुटन और असंतोष का सबसे बड़ा कारण है। अरे वाह, मतलब हमारी अच्छाई ही हमें डुबो रही है। एक तरह से हाँ। जब तक हम इस सचेत लेन देन यानी कॉन्शियस ट्रांजैक्शनैलिटी को नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी भी रिश्ते में सच्ची अनुकूलता हासिल नहीं कर सकते। समझ गया। तो आज की चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझाना है कि ये सचेत लेन देन का सिद्धांत आखिर है क्या। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे शुरुआत में ही थोड़ी आपत्ति जतानी पड़ेगी। मतलब ये जो स्रोत दावा कर रहा है कि दुनिया का हर एक रिश्ता बुनियादी तौर पर एक एनर्जी एक्सचेंज है, ये मुझे थोड़ा निराशाजनक लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या हम सच में इंसानी भावनाओं को एक बही खाते की तरह देख रहे हैं? मतलब अगर मैं अपने किसी करीबी दोस्त की बुरे वक्त में मदद कर रहा हूं, तो क्या ये थ्योरी ये कह रही है कि मैं अंदर ही अंदर उससे किसी फायदे की उम्मीद कर रहा हूं? यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। इसे बही खाते या फायदे नुकसान के चश्मे से देखना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो फिर इसे कैसे देखें? देखिए, स्रोत इसे बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझाता है। यहाँ बात पैसों या भौतिक चीजों के व्यापार की बिल्कुल नहीं हो रही है। हाँ, वो तो मैं भी समझ रहा हूं। यहाँ बात हो रही है मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जरूरतों की। कोई भी इंसान किसी रिश्ते में तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसे वहां से कोई ऐसी चीज न मिल रही हो जो उसके लिए मूल्यवान है। अच्छा। तो जब हम लेन देन कहते हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों पक्ष अपनी ऊर्जा, समय या भावनाएं निवेश कर रहे हैं और बदले में कुछ ऐसा प्राप्त कर रहे हैं जो उनके आंतरिक संतुलन को बनाए रखता है। मुझे लगता है इसे एक उदाहरण से समझना ज्यादा आसान होगा। हाँ, बताइए। अगर हम उसी माँ बच्चे वाले उदाहरण पर वापस जाएं, जिसे दुनिया का सबसे निस्वार्थ रिश्ता माना जाता है, तो वहाँ ये एनर्जी एक्सचेंज कैसे काम कर रहा है? मतलब एक नवजात बच्चा तो अपनी माँ को भौतिक रूप से कुछ भी नहीं दे सकता ना। यही तो इस सिद्धांत की गहराई है। देखिए, एक माँ जब अपने बच्चे की रातों की नींद खराब करके देखभाल करती है, तो वो अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना शारीरिक आराम दे रही है। हाँ, बिल्कुल दे रही है। लेकिन क्या उसे बदले में कुछ नहीं मिल रहा? उसे मातृत्व का वो गहरा एहसास मिल रहा है, वो भावनात्मक पूर्णता मिल रही है। बच्चे की एक मुस्कान ही माँ के दिमाग में ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जो उसे दुनिया के सबसे बड़ी खुशी देते हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो वो उस खुशी, उस अर्थ के बदले अपनी ऊर्जा का निवेश कर रहे हैं। ये भी एक प्राकृतिक लेन देन है। समस्या ये है कि हम लेन देन को सिर्फ स्वार्थ से जोड़ते हैं, जबकि ये सिर्फ एक भावनात्मक संतुलन की प्रक्रिया है। यार, ये नजरिया वाकई दिमाग के जाले साफ करने वाला है ना? मतलब हम जिस चीज को निस्वार्थ मान रहे हैं उसमें भी एक तरह का स्वार्थ है, लेकिन वो कोई बुरा या जहरीला स्वार्थ नहीं है। एकदम सही। वो बस हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने का एक तरीका है। जैसे जब मैं अपने दोस्त की मदद करता हूं, तो शायद मुझे ये महसूस करके अच्छा लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, या मुझे एक सुरक्षा महसूस होती है कि कल को मुझे भी कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, और ये पूरी तरह से ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, ये काफी लॉजिकल लग रहा है। जब हम इस प्राकृतिक सच्चाई को नकार देते हैं और ये मान लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं
वो एक महान बलिदान है, तब हम अनजाने में सामने वाले पर एक एहसान लाद देते हैं। रिश्तों में कड़वाहट तब नहीं आती जब लेन देन होता है, बल्कि तब आती है जब उसे स्वीकार नहीं किया जाता। बिल्कुल सही पकड़े आप। अच्छा, अब जब ये बात स्पष्ट हो गई कि हर रिश्ता एक लेन देन है, तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। इस लेन देन के बाजार में किसी भी चीज की कीमत या उसका जो मूल्य है वो आखिर तय कौन करता है? ये बहुत ही अहम सवाल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से तो रिश्ते में बहुत कुछ दे रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले को लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। जैसे मान लीजिए मैं पूरे हफ्ते दिन रात मेहनत करता हूं ताकि वीकेंड पर अपने पार्टनर को एक बहुत ही महंगा गिफ्ट दे सकूं। बहुत आम स्थिति है ये। हाँ, और मेरी नज़र में मैंने बहुत बड़ा निवेश किया है, बहुत बड़ी वैल्यू दी है, लेकिन मेरा पार्टनर फिर भी उदास है क्योंकि उसे वो महंगा गिफ्ट नहीं बल्कि मेरा वो समय चाहिए था जो मैंने काम करने में लगा दिया। ये एकदम सटीक उदाहरण है। स्रोत इसी बिंदु पर बहुत गहराई से चर्चा करता है। देखिए, किसी भी चीज का मूल्य जन्मजात या वस्तुनिष्ठ नहीं होता। मतलब पहले से तय नहीं होता? बिल्कुल नहीं। मूल्य पूरी तरह से व्यक्तिपरक होता है, यानी सब्जेक्टिव। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस विशिष्ट समय में उस विशिष्ट व्यक्ति की जरूरतें क्या हैं। तो जैसे रेगिस्तान में एक गिलास पानी की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन रेस्टोरेंट में शायद कुछ भी नहीं। एकदम सही एनालॉजी है। आपके उदाहरण में आपके पार्टनर के लिए उस समय आपके अटेंशन या समय का मूल्य उस महंगे गिफ्ट से कहीं ज्यादा था। तो इसका मतलब है कि हम अक्सर अपनी धारणाओं का प्रोजेक्शन दूसरों पर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जिस चीज की कीमत मेरी नजर में ज्यादा है, वही चीज सामने वाले के लिए भी सबसे ज्यादा कीमती होगी। हाँ, और यही रिश्तों में टकराव की सबसे बड़ी जड़ है। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी जरूरतें और दूसरों की जरूरतें एक जैसी होनी चाहिए, जो कि सच नहीं है। बिल्कुल सच नहीं है। जो चीज आज किसी के लिए बहुत मूल्यवान है, हो सकता है कल उसकी जरूरत पूरी हो जाने के बाद वो बिल्कुल मूल्यवान ना रहे। जब हम इस व्यक्तिपरक मूल्य के सिद्धांत को समझ लेते हैं तो हमारा नजरिया ही बदल जाता है। हाँ, फिर हम ये थोपना बंद कर देंगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, और इसकी बजाय हम ये पूछना शुरू करते हैं कि तुम्हें इस वक्त किस चीज की जरूरत है। ये सुनने में तो बहुत ही तार्किक और सुलझावा लगता है ना? लेकिन फिर हम ऐसा करते क्यों नहीं है? मतलब अगर हमारी जरूरतें इतनी प्राकृतिक हैं तो हम खुलकर बात क्यों नहीं करते? हम क्यों इस लेन देन की सच्चाई को एक गंदे राज की तरह छिपा कर रखते हैं? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सब हमारी सामाजिक कंडीशनिंग का नतीजा है। अच्छा। हाँ, बचपन वाली कंडीशनिंग। हाँ, बचपन से ही हमें एक खास तरह का पाठ पढ़ाया जाता है। समाज हमें ये सिखाता है कि अपनी ज़रूरतों के बारे में बात करना या कुछ मांगना स्वार्थ की निशानी है। हाँ, वो बलिदान की महानता वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। एक अच्छे इंसान की पहचान ये बताई जाती है कि वो अपनी इच्छाओं को मार कर दूसरों के लिए जिए। इस सीख के कारण हमारे अंदर अपनी ही ज़रूरतों को लेकर एक गहरी शर्म पैदा हो जाती है। यार, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जरूरतें तो कहीं जा नहीं रही हैं, वे तो हमारे अंदर ही हैं। बिल्कुल, वो तो प्राकृतिक है। तो अगर हम समाज के डर से उन जरूरतों को खुलकर सामने नहीं रखेंगे तो जाहिर है कि वे किसी न किसी गलत रास्ते से बाहर आएंगी। क्या यही वो स्थिति है जहां इंसान अनजाने में मैनिपुलेटिव होने लगता है, चालाक बन जाता है? मनोविज्ञान इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि सच्चाई को छिपाने या नकारने का सबसे बड़ा खतरा यही है। जब हम अपनी जरूरतों को खुले तौर पर नहीं बताते तो हम मन ही मन एक कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट या गुप्त अनुबंध बना लेते हैं। ये गुप्त अनुबंध कैसे काम करता है? क्या ये ऐसा है कि मैं मन ही मन एक हिसाब लगा रहा हूं कि मैंने तुम्हारे लिए ये 3 काम किए, तो अब तुम्हें बिना मेरे कहे मेरे लिए वो काम करना चाहिए? ठीक यही होता है। ये हमारे दिमाग में चलने वाला एक छिपा हुआ बही खाता है। हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारा दिमाग पढ़ लेगा, जो कि कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। और जब वो हमारी उम्मीद पूरी नहीं करता तो हम पीड़ित बन जाते हैं। हम गुस्सा करते हैं, ताने मारते हैं या पैसिव अग्रेसिव व्यवहार करते हैं। अरे बाप रे, तो बहुत टॉक्सिक है ना? हम सामने वाले को स्वार्थी करार दे देते हैं, जबकि असल गलती हमारी होती है क्योंकि हमने अपनी शर्तों को कभी स्पष्ट रूप से बताया ही नहीं और असंतुष्ट बैठे हैं। और मजे की बात यह है कि हम ये सब प्यार के नाम पर कर रहे होते हैं। हाँ, वो तो है। स्रोत यहीं पर एक बहुत बड़ा वैचारिक हस्तक्षेप करता है। वो प्यार और जरूरतों को 2 बिल्कुल अलग खानों में रखता है। प्यार और जरूरतें अलग अलग है? हाँ, हम अक्सर इन दोनों को आपस में उलझा देते हैं और ये मानते हैं कि अगर सच्चा प्यार है तो जरूरतें अपने आप पूरी हो जानी चाहिए।
इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारी आम समझ यही कहती है कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूं तो मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत ही वो इंसान है। हम्म अगर ये सब कुछ महज ज़रूरतों का एक स्पष्ट लेन देन है, तो फिर प्यार क्या है? क्या प्यार का कोई वजूद ही नहीं है इस ढांचे में? प्यार का वजूद बिल्कुल है और वो बहुत गहरा है। मैं समझाती हूँ। स्रोत स्पष्ट करता है कि प्यार का मतलब है दूसरे इंसान को अपना ही हिस्सा मानना, उसकी खुशी में अपनी खुशी महसूस करना। हाँ, वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। बिल्कुल, ये एक भावनात्मक जुड़ाव है। लेकिन ज़रूरतें वो हिस्सा हैं जो इस जुड़ाव को ज़मीन पर फंक्शनल या कार्यात्मक बनाती हैं। प्यार होना एक बात है और किसी के साथ एक संतुलित रिश्ता चलाना बिल्कुल दूसरी बात। अच्छा, मैं इस अंतर को अपने दिमाग में कुछ इस तरह से देख पा रहा हूँ। मतलब मान लीजिए कि प्यार जो है वो एक बहुत ही मजबूत अटूट वाईफाई कनेक्शन की तरह है। ओके, ये दिलचस्प है। ये कनेक्शन अदृश्य है लेकिन बहुत पावरफुल है। और जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं वे उस स्मार्टफोन पर चलने वाले अलग अलग ऐप्स की तरह हैं, जैसे मैसेजिंग ऐप या कोई पेमेंट ऐप। बिल्कुल। अब आपका वाईफाई कनेक्शन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आपके फोन के ऐप्स क्रैश हो जाएं तो वो फोन किसी काम का नहीं रहता। आप उस बेहतरीन वाईफाई का क्या करेंगे अगर आप एक साधारण सा मैसेज ही नहीं भेज पा रहे हैं? अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार रूपक है। ये स्रोत के मुख्य तर्क को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। शुक्रिया। जैसे सिर्फ वाईफाई होने से फोन नहीं चलता, उसके लिए ऐप्स का काम करना भी जरूरी है। ठीक वैसे ही किसी से बेइंतहा प्यार करना एक बात है, लेकिन उस रिश्ते का रोजमर्रा की जिंदगी में सही तरीके से काम करना बिल्कुल अलग बात है। मतलब जरूरतें ही वो ऐप्स हैं जो तय करती हैं कि रिश्ता कैसा चलेगा। बिल्कुल, जरूरतें ही तय करती हैं कि वो रिश्ता आपके लिए एक सुखद अनुभव होगा या फिर एक घुटन भरा संघर्ष। इसका मतलब है कि हम समाज के इस सबसे बड़े झूठ का शिकार हो गए हैं कि प्यार ही सब कुछ है। हाँ, लव कॉन्कर्स ऑल वाला झूठ। वही, हम सोचते हैं कि अगर हमारा वाईफाई सिग्नल अच्छा है तो हमें ऐप्स के क्रैश होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम प्यार के नाम पर अपनी जरूरतों की कुर्बानी देते रहते हैं। और यही वो ढांचागत समस्या है जिसे बदलना इस स्रोत का मुख्य लक्ष्य है। इन दोनों को अलग अलग देखने से हमें ये समझ आता है कि क्यों कई बार बहुत ज्यादा प्यार होने के बावजूद भी रिश्ते टूट जाते हैं। सच में, लोग सोचते हैं ब्रेकअप हुआ मतलब प्यार खत्म हो गया। जबकि ऐसा नहीं होता। लोग इसलिए अलग नहीं होते कि वे अचानक एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। वे इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उनका आपसी लेन देन बुरी तरह से असंतुलित हो जाता है। उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही होती। ये एक बहुत ही गहरी इंसाइट है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि प्यार और ज़रूरतें अलग हैं, तो इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम असल ज़िंदगी में अपने रिश्तों को कैसे सुधार सकते हैं? इस सचेत लेन देन को प्रैक्टिकल रूप में कैसे उतारा जाए? स्रोत इसके लिए सक्रिय तालमेल या प्रोएक्टिव अलाइनमेंट की बात करता है। इसका सीधा सा मतलब है स्पष्ट रूप से संवाद करना। मतलब खुलकर बात करना। हाँ, हमें अपने पार्टनर या दोस्त के साथ बैठकर ये साफ साफ कम्युनिकेट करना चाहिए कि हमें इस रिश्ते से क्या चाहिए और बदले में हम क्या देने को तैयार हैं। कोई माइंड रीडिंग नहीं, कोई गुप्त अनुबंध नहीं। लेकिन जब मैं ऐसा करने की कल्पना करता हूं ना, तो मुझे थोड़ी झिझक महसूस होती है। ऐसा क्यों? क्या इस तरह अपनी जरूरतों को स्पष्ट रूप से बता देना रिश्ते के उस जादू या रोमांस को नहीं मार देगा? मतलब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बिजनेस मीटिंग में बैठकर एचआर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रहा हूं कि मैं तुम्हें हफ्ते में 2 दिन इमोशनल सपोर्ट दूंगा और बदले में मुझे वीकेंड पर अपना स्पेस चाहिए। हाँ, ये डर बहुत आम है। हमें लगता है कि स्पष्टता रोमांस के दुश्मन है, लेकिन स्रोत इसके बिल्कुल विपरीत तर्क देता है। अच्छा। रोमांस को मारता है सालों तक दबा हुआ गुस्सा, असंतोष और वो अघोषित उम्मीदें जो कभी पूरी नहीं होती। हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब आप मन ही मन कुढ़ रहे होते हैं कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा, तब क्या आप उस इंसान के साथ कोई जादुई जुड़ाव महसूस कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। सही बात है। जब दिमाग में ये चल रहा हो कि इसने मेरी बात नहीं सुनी, तो रोमांस के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है। बिल्कुल। स्पष्ट संवाद उन अघोषित उम्मीदों के भारी बोझ को खत्म कर देता है। जब सचेत लेन देन होता है तो एक अनुकूल विन विन स्थिति बनती है। दोनों की जरूरतें पूरी हो रही होती हैं। मतलब अब रिश्ते की संतुष्टि किस्मत के भरोसे नहीं है। एकदम सही। इसका नियंत्रण सीधे आपके हाथों में आ जाता है। आप दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। बड़ी ईमानदारी है।
यही इस पूरे स्रोत का निचोड़ है। अचेत रूप से लेन देन करना हमें रिश्ते में अंधा और असहाय बना देता है, लेकिन जब हम सचेत लेन देन करते हैं तो हम अपने रिश्तों को खुद डिजाइन कर पाते हैं। इस पूरी चर्चा ने सच में रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। हमने देखा कि कैसे हर रिश्ता बुनियादी रूप से ऊर्जा का लेन देन है और कैसे मूल्य सब्जेक्टिव होता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, प्यार एक कनेक्शन है, लेकिन जरूरतें वो फंक्शन हैं जो रिश्ते को चलाती हैं। स्पष्ट संवाद ही वो एकमात्र रास्ता है जो एक विन विन स्थिति बना सकता है। हाँ, जहाँ दोनों लोग सुरक्षित महसूस करें। लेकिन देखिए, इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मेरे जहन में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। क्या सवाल है? हम इंसान समय के साथ बदलते हैं ना, हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। अगर हर सफल रिश्ते की बुनियाद एक संतुलित लेन देन है, तो क्या होता है जब सालों बाद किसी एक व्यक्ति की जरूरतें पूरी तरह से बदल जाती हैं? ये तो होता ही है। जो ऐप्स कल तक बहुत जरूरी थे, हो सकता है आज उनकी कोई जरूरत ही ना हो। तो क्या एक परिपक्व इंसान को अपना आपसी जुड़ाव तोड़े बना अपने रिश्ते के इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से मेज पर रखकर नेगोशिएट करना सीखना चाहिए? क्या हमें अपने रिश्तों को जीवन के अलग अलग पड़ावों पर नए सिरे से अपडेट करने की जरूरत है, ताकि वो विन विन की स्थिति हमेशा बनी रहे? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। अगली बार जब किसी करीबी के साथ कोई अनबन हो, तो शायद ये सोचना बेहतर होगा कि क्या हमारा लेन देन संतुलित है या हम किसी गुप्त अनुबंध का शिकार हो रहे हैं। खैर, इसी विचार के साथ आज की एक ज्ञानवर्धक चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसी ही और गहरी चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।